So today I start sales model, right? Sales model. Okay. Main table. Uh, Actually, sales order have two tables: sales order and sales order item details. So first of all, I get the introduction about the sales underscore sales orders table. This have the main table of sales order. First of all, sales order ID, which have the identity column of sales order, and sales order code, which is start from the LC. Department ID means sales order coming from this side. For example, call center, customer care, IVR, which are the ID of these departments. Department दिलीप master जी, table. Yeah, इससे right. बढ़िया वो अपन कुछ टॉप 10 रो सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो डेटा भी दिख जाता, ज्यादा क्लियर हो जाता. Sure. Okay. It's a design view, and this is top 10 records. Department ID means this order coming from this department. Master table of department ID. This is a master table of departments. For example, if it means customer order of customer care, then department ID have three. Customer ID. Uh, this is the identity column of customer table. Currency ID is also currency table. Is vetable or not vetable? Means करेंसी आईडी एक this तरीके is से. one. It means indicate. दिलीप जी, आई थिंक करेंसी आईडी तो एक ही रहेगी ना. आई थिंक ओवरऑल यूएसडी अपना तो यूएस डॉलर ही चलता है, तो इसका तो कुछ ज्यादा यूज राइट, नहीं है. बट एक्चुअली में क्या है कि डेटाबेस डिजाइन हुआ था कि यूके यूएस दोनों में बहुत में एक सिंक डेटा रेपिस रहेगा. ओके, तो इट मीन जैसे फॉर एग्जांपल यूके में पाउंड चलता है एंड यूएस में डॉलर चलता है, तो उस टाइप से इसका डेटाबेस होगा, तो करेंसी आईडी मेंटेन करना पड़ता है कि मतलब ये ऑर्डर जो है वो किस करेंसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है. ओके, लेकिन फिलहाल अभी अपने पर्पस के लिए, यूएस पर्पस के लिए तो एक ही अभी रहेगा. हाँ राइट, अभी तो करेंसी आईडी आपको वन ही मिलेगा क्योंकि यूएस में एक ही डॉलर चल रहा है. देन टोटल वेट अमाउंट एक्चुअली आपका जितना भी लाइन आइटम्स है उन सबका टोटल से क्रॉस है. वेट रेट इतना वेट अमाउंट लगा है, जैसे कि 18 पॉइंट समथिंग वेट रेट चल रहा है अभी. टोटल डिस्काउंट, टोटल ग्रॉस अमाउंट. ये टोटल ग्रॉस अमाउंट आपका टोटल वेट प्लस नेट प्लस शिपिंग चार्जेस, और टोटल नेट अमाउंट आपका केवल आइटम का नेट अमाउंट ही होगा. शिपिंग चार्जेस आपका पीएनपी शिपिंग चार्जेस. स्टेटस आईडी ये है आपका कि ऑर्डर किस स्टेटस में चल रहा है आपका. इसका भी मास्टर टेबल होता है. सेल्स ऑर्डर का स्टेटस ये सारा है.
It means order authorization failed, order authorization success, awaiting price updated, करंट में नोट यूज नहीं हो रहा है, कैंसिल्ड, क्रेडिटेड, इनवॉइस, मैनिफेस्ट एंड अंडर इनवॉइसेस। इज होल्ड इक्वल टू 1, इट मीन्स कि ऑर्डर आपका होल्ड है या अनहोल्ड है। इट मीन्स होल्ड, तो इज होल्ड इक्वल टू 1 एंड होल्ड डेट एंड होल्ड बाय। होल्ड बाय मीन्स किस यूजर के थ्रू होल्ड हुआ है। इफ ऑर्डर इज कैंसिल्ड देन कैंसिल रीजन, सपोज दिस ऑर्डर इज कैंसिल्ड देन कैंसिल रीजन एंट्री होगा। शिपिंग मेथड आईडी में डिस्पैच किसके थ्रू हो रहा है, DHL के थ्रू, यूपीएस के थ्रू, मेथड में ऐड है। इच क्लब्ड बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है। इट मींस सिंगल इनवॉइस है मल्टीपल क्लब द ऑर्डर्स। मर्ज सीक्वेंस ये करंट में यूज नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा इसमें। वाउचर अमाउंट यूज नहीं होता है। क्रेडिट अमाउंट इन केस सपोज यूजर ने इस ऑर्डर के ऊपर कुछ क्रेडिट अमाउंट लगाया है तो क्रेडिट अमाउंट भी वैल्यू होगा। ऑर्डर टाइप एक्चुअली में हमारे क्रेडिट पास अमाउंट मल्टीपल टाइप्स के ऑर्डर। बेसिकली वो स्टोर क्रेडिट होगा ना। हाँ, स्टोर क्रेडिट, राइट। अच्छा, जैसे मतलब किसी के वॉलेट में पैसा डाल दिया तो आई थिंक वो अगर वो कस्टमर राइट, पुराने वाले सपोज वॉलेट में अपना वो ये, पैसा यूज करना चाहता है तो हाँ दैट वो। वॉलेट मेरी है तो यूज कर सकते हैं। ओके। और ऑर्डर टाइप या, यस नहीं यस रोहित। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि आई थिंक एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि ये स्टेटस आईडी आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अंकित और रोहन और आई थिंक कुणाल जो भी है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, ऑर्डर गोज थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। एक पहले क्या होता है, इनवॉइस होता है मेरे ख्याल से, फिर मतलब इनवॉइस कहने क्रिएटेड होता है, फिर इनवॉइस होता है, फिर फर्स्ट फाइनली ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर्ड होता है ना। तो ये स्टेटस जो है मतलब जैसे हर एक जैसे शिप हुआ, अभी वो ट्रांजिट हुआ, अभी डिलीवरी के लिए निकला, तो ये सब कुछ बार बार ये स्टेबल अपडेट होता रहता है। हम्म। नो, एक्चुअली हमारे यहाँ जो सिस्टम में स्टेटस रहता है डिस्पैच तक। देन अच्छा। आफ्टर ट्रैकिंग की कहाँ पे कहाँ गया है वो ट्रैकिंग कोड के थ्रू ट्रैक होता है। ओके। ट्रैकिंग कोड के थ्रू होता है, लेकिन रोहन आई थिंक ये एक चीज ये है कि जो भी ऑर्डर बन रहा है, जैसे कोई भी स्टेटस हो रहा है तो उसका नया लाइन आइटम एंटर नहीं होता है, उसका केवल स्टेटस अपडेट होता रहता है। तो ऑर्डर के अलग अलग प्रोसेस है ना। तो राइट, फर्स्ट स्टेज ऑर्डर क्रिएटेड स्टेज में क्रिएट होता है। देन आफ्टर पेमेंट ऑथराइजेशन सक्सेस या फेल्ड, बोथ केसेस होगा, ऑथराइजेशन फेल्ड होगा या सक्सेस होगा। इन केस यदि ऑथराइज सक्सेस हो जाता है सक्सेसफुली, देन आता है आपका रियलाइज्ड स्टेटस, पेमेंट टेकन, ये आपका पेमेंट टेकन हो जाता है। देन आपका आफ्टर पेमेंट टेकन आपका इनवॉइस प्रोसेस स्टार्ट होता है। इन बिटवीन ऑर्डर स्टेटस इज अंडर इनवॉइसिंग। अंडर इनवॉइसिंग के बाद फिर आपका स्टेटस आता है ऑर्डर का मैनिफेस्टेड। इसका मैनिफेस्टेड होता है या डिस्पैच, सॉरी मैनिफेस्टेड नहीं, इनवॉइस्ड। मैनिफेस्टेड रहता है इनवॉइस का। ऑर्डर का लास्ट स्टेटस होता है इनवॉइस्ड। इन केस यदि इनवॉइस से पहले यदि ऑर्डर कैंसिल्ड हो जाता है तो उस केस में उसका स्टेटस हो जाता है कैंसिल्ड। तो ये हमारे ऑर्डर का प्रोसेस रहता है स्टेटस का। ये तो मतलब वो यूआई से ही आता होगा ना, जहाँ से लोग जिस वेबसाइट या कहीं से भी खरीदते होंगे वहां से बनता होगा। राइट, वेबसाइट से हमारा जो आता है वो पेमेंट टेकन होके आता है, वहाँ से सेटल्ड होके आता है। देन आफ्टर हमारा इनवॉइस, अंडर इनवॉइस या इनवॉइस चलता है। और ये ओके। कस्टमर केयर से सपोज आप ऑर्डर क्रिएट करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर क्रिएटेड स्टेट में ऑर्डर होता है, क्रिएट हो जाता है। देन आप पेमेंट गेटवे को हिट करते हो। पेमेंट गेटवे से जो रेस्पॉन्स आता है या तो ऑथराइजेशन फेल्ड आएगा या सक्सेस आएगा। इन बोथ केसेस में 18 और 17 स्टेटस हो जाता है। यदि ओके। उसका स्टेटस सक्सेस है, यदि फेलियर है तो एज इट इज फेलियर रहेगा, जब तक सक्सेस नहीं होगा फर्दर प्रोसेस नहीं होता। आफ्टर सक्सेस हमारा रियलाइज होता है, रियलाइज में पेमेंट टेकन हो जाता है। पेमेंट टेकन के बाद इनवॉइस प्रोसेस स्टार्ट होती है। इनवॉइस प्रोसेस का मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं उसमें। इन बिटवीन ऑर्डर का स्टेटस अंडर इनवॉइसिंग रहता है। इट मीन्स आपका पिक हो चुका है एंड ये इनवॉइसिंग में चल रहा है आपका। देन ओके। आफ्टर आपका स्टेटस जब इनवॉइसेस प्रिंट हो जाती है एंड डिस्पैच हो जाता है तो आपका इनवॉइस प्रिंट हो जाती है तो आपका स्टेटस हो जाता है इनवॉइस। एंड आफ्टर लास्ट स्टेटस हो जाता है मैनिफेस्ट।
वैसे इतना भी डिटेल मैन्युफैक्चर्ड में में, नहीं चाहिए, हाँ नहीं कुछ ज्यादा डिटेल हो गया वैसे। नहीं, मैन्युफैक्चर्ड में आपका हो जाता है डिस्पैच, कि कस्टमर को डिस्पैच हो गया होगा। ठीक है। नहीं वैसे हमारा मतलब मेन ये रहे कि ऊपर ऊपर से इसके टेबल्स के बारे में बदला और इसकी किस तरह किस टेबल से रिलेटेड है ये बेटर रहेगा, क्योंकि अंदर एक एक आइटम को चेक करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ओके, बट ये एस एंड एच चार्जेस क्या होते हैं डिलीवरी? सॉरी, एस एंड एच चार्जेस, अच्छा शिपिंग नहीं, एंड हैंडलिंग। एंड एच, हाँ शिपिंग हैंडलिंग वो शिपिंग चार्जेस होता है आपका, जिसको पीएनपी बोल रहे हैं, अच्छा ये चार्जेस होते हैं। पोस्ट एंड पैकेज शिपिंग चार्जेस जैसे। अलग अलग नाम है, अच्छा शिपिंग हैंडलिंग हो गया, ये पीएनपी हो टोटल गया। ग्रोथ में तो ऐड होता है, इसमें ऐड नहीं होता आपका। अच्छा, तो टोटल देन नेट अमाउंट में ऐड नहीं होता। नहीं, टोटल नेट अमाउंट में ऐड नहीं होता। ओके ओके। देन आपका ये तो JV3 और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। एंड दिस इज शिपिंग एड्रेस एंड बिलिंग एड्रेस ऑफ ऑर्डर्स, ये उनकी आईडी एड्रेस है इसकी, कि ऑर्डर का क्या शिपिंग एड्रेस है और क्या बिलिंग एड्रेस है। तो जो नेट सेल्स और ग्रॉस सेल्स है वो कहाँ पे रहती है, मतलब ये नेट सेल्स और ग्रॉस सेल्स? नेट से ग्रॉस अमाउंट तो आपका ये हो गया टोटल, ये ग्रॉस सेल्स है। ये ग्रॉस सेल्स है, हाँ ये इंक्लूडिंग शिपिंग है ना? ये इंक्लूडिंग शिपिंग है। हाँ। और यदि नेट अमाउंट देखोगे तो नेट अमाउंट आपका ये होगा एक्सक्लूडिंग शिपिंग एंड वेट चार्जेस। ये ग्रॉस दोनों में दोनों वैल्यू तो सेम ही है, ग्रॉस और राइट, नेट। इसका रीजन है क्योंकि इस पे नॉन वेटेबल बट शिपिंग चार्जेस तो लग रहे है हैं। और शिपिंग चार्जेस जीरो होगा। नहीं नहीं शिपिंग तो शिपिंग, दिखा रहा है, शिपिंग चार्जेस 11.94 दिखा रहा है। सेकंड, राइट, शिपिंग ग्रॉस और नेट दोनों में इंक्लूड है, वेट अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। वेट और अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। जैसे यहाँ इसका पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है ना 451.88 और 489.17, तो इसके अंदर आपका हाँ वेट अमाउंट इंक्लूड हो गया, इसमें आपका एक्सक्लूड हो गया। ठीक है शिपिंग चार्जेस बहुत नहीं, ठीक है। ठीक लेकिन दिलीप जी आई थिंक ये इसको यूज नहीं करते ना, टोटल नेट अमाउंट को हम यूज ही कहाँ करते हैं, तो जब भी हमें नेट अमाउंट। देखिए हाँ, एक्चुअली में सेल्स का नेट अमाउंट दिखाते हैं अपन, तो उस केस में हम शिपिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं करते, तो उस केस में हम डायरेक्टली वो वाला अमाउंट नहीं दिखाते। इसकी जो डिटेल टेबल होती है ना अपने पास, सेल्स ऑर्डर लाइन टेबल, राइट, उसमें से अपन नेट अमाउंट का, आइटम का नेट अमाउंट, सेल्स ऑर्डर लाइन में एक डेल्मो रिकॉर्ड होता है। डेल्मो रिकॉर्ड होता है हमारा शिपिंग एंड हैंडलिंग का। ओके। ये डेल्मो रिकॉर्ड जो होगा ये शिपिंग एंड हैंडलिंग का होता है। तो इस केस में जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में नेट अमाउंट को निकालेंगे तो अपन ये नेट अमाउंट का टोटल करते हैं और उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं डेल्मो के रिकॉर्ड को, तो ये सेल्स का नेट अमाउंट आ जाता है हमारा, ओके। और राइट। ये क्वांटिटी हो गई जो इसके साथ ही है। ये क्वांटिटी है इसके साथ, ठीक है। और ये इसकी एक्चुअल प्राइस है, प्राइस क्या है, और ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। ओके। ओके, और बजट पे सेल्स जो होता है वो कहाँ पे ट्रैक होता है? बजट पे सेल्स एक्चुअली में यदि ऑर्डर आपका बजट पे का है तो उसके इसमें फर्स्ट ओवर तो यहाँ पे बजट पे आईडी आता है,
देन टोटल बजट पे अमाउंट आता है कि उसने अभी तक कितना पे किया है। नहीं, कई केस में ना बजट पे नल भी था और बजट पे 1 ही होता है, मैंने देखा 0 या 1 या नल, ये तीन ही कॉलम, तीन ही वैल्यूज थी। राइट, क्योंकि तो अभी मतलब करंट में बजट पे की जो मेन बजट पे मतलब इंस्टॉलमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट है, सिंगल इंस्टॉलमेंट है 3 मंथ की। 3 मंथ्स की सिंगल इंस्टॉलमेंट चल रही। मैं 3 मंथ्स का एक ही है कि एक शेड्यूल ही है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्कीम है वो सिंगल स्कीम है बजट पे का, जिसमें हम 3 इंस्टॉलमेंट्स मेंटेन करते हैं। अच्छा, मतलब उसके अलावा तो बजट पे का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मतलब ये इसके चीज है अलावा इसलिए बजट। हाँ, ईएमआई का मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है कि जैसे किसी ऑर्डर के ऊपर 3 मंथ्स लग रहे हैं या किसी पे 4 मंथ लग रहे हैं या 11 ईएमआई 12 ईएमआई, फिक्स है 3 ईएमआई। तो उस तभी केस मतलब में यहाँ बजट पे पे एक कि टाइप का है। नहीं, बजट हाँ पे बजट तो पे मैं जो कहने है लगा वो रहा सिंगल टाइप का है। आई थिंक बजट पे अभी क्या है कि रोहन हमारे यहाँ बजट पे रिसेंटली लॉन्च हुआ था। आई थिंक ज़्यादा महीने नहीं हुए, आई थिंक कुछ 10-12 महीने हुए, आई थिंक 1 साल हो गया ये लगभग। अगस्त में लॉन्च हुआ था, अगस्त या सितंबर में लॉन्च हाँ, हुआ था। पिछले साल। तो इसमें क्या होता है कि ईएमआई बजट पे इज नथिंग बट ईएमआई, लेकिन हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स जो डिवाइड कर सकते हो वो 3 ही कर सकते हो, बस 3 ही है अभी। अभी करंट फंक्शनैलिटी के हिसाब से 3 कर सकते हो। तो जैसे कोई अमाउंट है वो हम्म 39.99 का है, तो उसको 3 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। तो पहला इंस्टॉलमेंट उसको देना पड़ेगा 13.33 का, सेकंड पे 13.33 और सो ऑन, मतलब एक और 13.33। तो वो ही है। तो बजट पे का हमारा पास 3 ही में स्प्लिट कर सकते हो, यही लिमिटेड फंक्शनैलिटी है अभी तक। ओके, ठीक है। तो एंड मतलब जहाँ पे फर्स्ट बजट पे की जहाँ पे बजट पे 0 नहीं है तो मतलब वो बजट पे हुआ है। राइट, इट्स ग्रेटर देन 0 दैट मींस वो बजट पे है आपका। ठीक है। वो इसी के थ्रू ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हो, अदरवाइज और कोई इसमें ऑप्शन नहीं होता है, मतलब सेल्स ऑर्डर के अंदर जिससे आइडेंटिफाई हो सके बजट पे ऑर्डर है नॉन बजट पे ऑर्डर है। और यहाँ पे जितना आपका पे होता जाएगा बजट, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई तो टोटल बजट पे अमाउंट आ जाता है, सेकंड हुई तो इसी में ऐड हो जाता है, मतलब टोटल कितना अमाउंट कस्टमर पे कर चुका है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो आपका टोटल बजट पे अमाउंट में ऐड होता है। ठीक है। तो ये तो आपका सेल्स ऑर्डर का टेबल हो गया मेन। तो अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट, इसमें ये एनी टोटल क्वेरी? रिटर्न्स वगैरह जो होते हैं, जो रिटर्न सेल्स होती है, वो कहाँ पे ट्रैक होती है? रिटर्न सेल्स एक्चुअली आरएमए के मॉडल में ट्रैक होता है आपका, उसके लिए डिफरेंट टेबल्स होती है। अच्छा। सेल्स ऑर्डर की टेबल्स में यहाँ से कोई ट्रैक नहीं होता, सेल्स ऑर्डर के अंदर कोई ट्रैकिंग नहीं होती कि ये आइटम रिटर्न है या नहीं। उसका एक सेपरेट है मॉडल पूरा, उसका डेटाबेस, डेटाबेस तो सेम है, टेबल सेपरेट है उसकी, और वहाँ पे उसका रिटर्न्स का रहता है। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब फाइनली फिर उसको तुम ये सेग्रीगेट कर देते हो कि रिटर्न हुई है या फिर सेल हुई है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे एक्चुअली उस टेबल्स के अंदर जो डेटा होता है वो रिटर्न का ही होता है डेटा उसमें। अच्छा, तो रिटर्न का ही। यदि कोई ऑर्डर आईडी उस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है और उसका स्टेटस यदि रिटर्न है, मतलब क्यूसी ओके है, तो इट मींस वो आइटम रिटर्न है। ओके ओके। और जैसे बजट पे क्वांटिटी जो हमें पता करनी है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि सेल्स ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर लाइन का दोनों का ज्वाइन लगा के और फिर देखेंगे कि जहाँ पे बजट पे आईडी 1 है या ग्रेटर देन 0 बोला ना आपने, ग्रेटर राइट, देन 0 ग्रेटर है, देन जीरो, क्योंकि फ्यूचर ग्रेटर में हो देन सकता 0। है कि मे बी हाँ। 1 के साथ कोई और इंस्टॉलमेंट ईएमआई भी स्कीम आ जाए, तो ग्रेटर देन जीरो ही बेटर। अच्छा, तो ग्रेटर देन 0 के अगेंस्ट में जो भी आपकी क्वांटिटी होती है सेल्स ऑर्डर लाइन टेबल में, वो क्वांटिटी आपकी पीपी क्वांटिटी कहलाएगी। राइट, वो बीपी क्वांटिटी हो जाती है। अच्छा। और ऑर्डर डेट जो है आपका, इन दोनों के बीच में जो प्राइमरी की मतलब फॉरेन की है, केवल सेल्स ऑर्डर आईडी है, या फिर ऑर्डर डेट कहाँ पे रहता है आपका? ऑर्डर सेल्स ऑर्डर डेट। टेबल में अच्छा। ये रहा। हाँ, अभी दिख रहा था, आपने तो ये दिख गया मुझे। दिस वन, ये रहा ठीक। ऑर्डर डेट। और ये जो प्रेजेंटर आईडी और प्रोड्यूसर आईडी है, ये अगर हमारा कॉल ये सेंटर। यूज नहीं होता है इसमें अभी, अच्छा अच्छा। एक्चुअली डिजाइन करते समय किया था, बट एक ऑप्शन के कि मल्टीपल प्रेजेंटर हो सकता है, प्रोड्यूसर तो सिंगल ही होता है बट मल्टीपल प्रेजेंटर्स।
अच्छा, और उसकी मतलब जैसे ईएमआई आई, नेक्स्ट ईएमआई, तो वो इस टेबल को फिर अपडेट करते हो आप? राइट, जैसे ही वो नेक्स्ट ईएमआई को पे करता है देन टोटल बजट पे अमाउंट हमारा अपडेट हो जाता है। ओके। ये एक्चुअली ये मेंटेन करते हैं कि यदि इनकेस यदि वो बीपी ऑर्डर है तो बीपी ऑर्डर में कस्टमर अब तक का कितना पे कर चुका है, वो टोटल ठीक बजट पे अमाउंट चेक। ठीक है। और इससे इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं होता कुछ, उसके कुछ मेंटेन अलग से करने नहीं, में? 0% इंटरेस्ट पे होता है। ओके। और जो किस कस्टमर ने खरीदा वो कैसे पता करते हैं? कस्टमर आईडी, है इसमें कुछ? अच्छा, कस्टमर इसी टेबल में, हाँ, कस्टमर आईडी है ना? हाँ। कस्टमर आईडी। ठीक है। मतलब ये लास्ट के सारे आपके ऑर्डर इसमें सेल्स ऑर्डर वाले में ऑर्डर में 1 DSC लगाया ना आपने ऑर्डर आईडी, तो सारे ये जैसे 10 एंट्रियां हैं, 9 एंट्रियां हैं शुरू की, सारे एक ही कस्टमर की दिखा रहा है, मतलब इस हाँ, बीच क्योंकि ये डेवलपमेंट का है, डेवलपमेंट में यही कस्टमर से काम करते हैं तो मतलब मैं समझा नहीं। लाइव का डेटाबेस नहीं है, डेवलपमेंट का डेटाबेस है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मली लॉगिन जो करते हैं या फिर वो एक कस्टमर को ही सिलेक्ट करके, क्योंकि वो अपने हिसाब से एड्रेस वगैरह उसके फिक्स रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिंगल कस्टमर को यूज करते हैं। अच्छा ठीक। और एनी क्वेरी? कुणाल को तो वैसे भी पता है सब। सर क्वेरियां नहीं बनाई मेरे को, डेटा टेबलों के नाम तो फिर सारे याद हैं, लेकिन कहाँ क्या यूज हो रहा है ये तो नहीं है, कि क्वेरियों पे तो आप ही बैठते थे मोस्टली, हम तो उसको लेके आ जाते थे एसपी में बाइंड, और श्री रिपोर्टिंग पे कर रहा था। अब अंदर डिटेल में क्या हो रहा है ये तो हमें भी नहीं पता। अभी कोई और क्वेरी है किसी? इसमें तो नहीं है। तो इसमें अगर ओके। इसमें दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या था कि देखिए, एक तो डिपार्टमेंट आईडी आपने बता दिया, तो बेसिकली अगर हमें पता करना होता है डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू तो डिपार्टमेंट आईडी भी जाते हैं, और एक है सेल्स चैनल आईडी। सेल्स चैनल आईडी भी राइट, वो हमारी सेल्स ऑर्डर टेबल में है ना, आई थिंक वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। वो सेल्स ऑर्डर लाइन टेबल में होती है सेल्स चैनल आईडी। हम्म, सेल्स चैनल आईडी एक्चुअली में क्या है कि ये सपोज आपका ऑर्डर वेबसाइट से है, राइट, एक वेबसाइट का ऑर्डर है, बट वेबसाइट के ऑर्डर के ऊपर आपका टीवी का ऑप्शन भी है, एफपीसी का ऑप्शन भी है, राइट। तो उस केस में एक ऑर्डर तो वेबसाइट का है, बट उसके अंदर जो आइटम्स है वो किस सोर्स से आया है वो अपन को सेल्स चैनल आईडी से पता चलता है। जैसे कि सपोज एक कॉल सेंटर का है, कॉल सेंटर के अंदर हम मिक्स्ड मतलब प्रीवियस जो मिस्ड आइटम होते हैं वो प्लस लाइव ऑप्शन के आइटम बोथ का हम एक सिंगल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो उस केस में सेल्स चैनल आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा टीवी का आइटम है एंड ये हमारा मिस्ड ऑप्शन का आइटम है। और किस डिपार्टमेंट से है कॉल सेंटर, वो डिपार्टमेंट आईडी से मेंटेन होता है। ठीक है। और एक मार्जिन कैसे निकालते हैं? मार्जिन का तो फॉर्मूला होता है, टोटल नेट माइनस कुछ करके होता है, ऐसे तो ध्यान नहीं मुझे फॉर्मूला तो। तो मार्जिन यहाँ पे बेसिकली मार्जिन नहीं निकला हुआ, ये यहाँ मार्जिन पे मार्जिन नहीं है, लेकिन ये ब्लैंक होगा, आपको रन टाइम में ही मार्जिन कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। वो कॉस्ट प्राइस से निकाल सकते हैं कि मार्जिन आइटम तो आइटम कॉस्ट से निकालना पड़ता है? हाँ, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। ये वाली कॉस्ट प्राइस से? हाँ, ये वाली यूज कर सकते हो, या फिर अपनी जो मेन इन्वेंट्री की टेबल होती है उसके अंदर जो आइटम की कॉस्ट प्राइस होती है वहां से यूज करते हैं। बेसिकली अपन इन्वेंट्री की उससे यूज करते हैं। यहाँ पे तो इसलिए मेंटेन किया हुआ है कि ये जो आइटम सेल हुआ था उस टाइम पे इसकी कॉस्ट क्या थी। हम्म, ठीक है। थोड़ा सेल्स ऑर्डर लाइन का भी थोड़ा टेबल बता ही दो आप। हाँ, सेल्स ऑर्डर लाइन में ये आपका तो मेन तो सेल्स ऑर्डर होता ही है, आपका मेन टेबल से रहता है। ये एसक्यू कोड होता है आपका, ये एसक्यू कोड आ जाता है। ये आइटम कोड क्या है, आइटम का नेम,
ये आपका ऑप्शन कोड होता है जिसके अगेंस्ट में आपका आइटम रिजर्व हुआ है वेयर हाउस में। ठीक है। देन ये कॉस्ट प्राइस हो जाती है, इसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, वेट रेट क्या है, वेट अमाउंट, यदि इन केस कोई डिस्काउंट लगा हुआ है तो डिस्काउंट अमाउंट, नेट अमाउंट, आपका नेट अमाउंट में डिस्काउंट एक्सक्लूड होता है, क्वांटिटी रिजर्व, सेल्स चैनल भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया कि किस सोर्स से आया है। नेक्स्ट आता है आपका पीएनपी स्कीम। यदि इसके ऊपर कोई शिपिंग स्कीम लगा है, अप्लाई हुआ है इस आइटम के ऊपर, तो स्कीम आईडी यहाँ रहता है। एंड इस लाइन आइटम का शिपिंग अमाउंट कितना होगा वो यहाँ आता है। यदि ये फ्री आइटम है तो ये 1 होता है, अदरवाइज 0 रहता है। सपोज कई बार कस्टमर केयर से अपन किसी कस्टमर को एज ए फ्री आइटम सेल करते हैं कि सपोज बाय 2 बाय 1 इस तरीके से कुछ देना है, तो उस केस में फ्री आइटम 1 का हो जाता है। तो इसमें जैसे शिपिंग अमाउंट यहाँ पे अलग इसमें भी है और नीचे अलग से डाल्को की एंट्री भी है, तो ये क्यों ये किया हुआ है? लाइन आइटम की, ये तो लाइन आइटम के अगेंस्ट में, ये ग्रॉस है। अच्छा, तो बस ग्रॉस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हाँ राइट, ये ग्रॉस मेंटेन करने के पर्टिकुलर सेल ऑर्डर के लिए क्या हमारा अगर वो लगा है देखना हो तो लिए, वो तो ग्रॉस ही होगा। यदि अपन को फिर वो लाइन तो आइटम के फिर तो अगेंस्ट, फिर हम सेल ऑर्डर टेबल में भी देख सकते हैं कि ग्रॉस उसके लिए क्या लगा है। हाँ उसमें भी देख सकते हैं। सेल्स ऑर्डर में जो शिपिंग चार्जेस ग्रॉस है वो हमारे ऑर्डर का शिपिंग चार्जेस है। हम्म, ये लाइन में एंट्री क्यों फिर इसकी? लाइन में एक्चुअली मेंटेन इसलिए किया हुआ है रिटर्न्स के लिए। एक्चुअली जब हम कई बार क्या होता है कस्टमर को केवल शिपिंग चार्जेस ही रिटर्न करना है, ओके, तो उस केस में जो डेटा मेंटेन होता है वो इस आईडी के थ्रू होता है कि इस ऑर्डर का ये वाला आइटम का शिपिंग चार्जेस रिटर्न हुआ है, इसलिए इसका सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग। ठीक है। तो शिपिंग अमाउंट रिटर्न हुआ मतलब, या फिर शिपिंग अमाउंट रिफंड नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली शिपिंग अमाउंट भी रिफंड हो जाता है। ऐसा सिस्टम में कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं लगा हुआ है कि भाई आप ये अमाउंट रिफंड नहीं कर सकते हो। आप शिपिंग ओके, अमाउंट भी रिटर्न, विदाउट आइटम रिटर्न आप शिपिंग अमाउंट रिफंड कर सकते हो। ओके। इसके भी अलावा आपका इसमें ये होता है कि पीएनपी चार्जेस क्या है। जैसे फर्स्ट आइटम है, सेकंड आइटम है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पीएनपी क्या चार्ज हुआ है या सेकंड पीएनपी क्या चार्ज हुआ है। देन अदर तो कुछ है नहीं इसमें। ये बजट पे का लाइन आइटम अमाउंट मेंटेन करते हैं, बट ये सेल्स ऑर्डर लाइन है। अच्छा, इसमें सेल ऑर्डर में ऐसा कोई ऑर्डर उठाना जिसमें बजट पे हो, और दोनों सेल ऑर्डर लाइन में भी? राइट, ये आपका है बजट पे का ऑर्डर, बीपी ऑर्डर। ठीक है। और इसका जो इसी टोटल ग्रॉस है, हाँ, हाँ इस पर्टिकुलर सेल ऑर्डर आईडी को सेल ऑर्डर लाइन में वो करना, फिल्टर करना। ये ऑर्डर कैंसिल्ड है, अपन सेकंड लेते हैं। ओके, ये तो ऑर्डर कैंसिल्ड हो गया, ठीक है, ठीक सेकंड है। वाला लेते हैं। इसका 50.94 टोटल ग्रॉस अमाउंट है, एंड कस्टमर इसका पे कर चुका है। अभी तो टोटल पे कर चुका है 55.94 पे कर चुका है। इट मींस इसने कस्टमर ने इसकी तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। ठीक है। अब सेल्स ऑर्डर लाइन में आपको दिखा देता हूँ इसका। इसका सिंगल ऑर्डर ही था? अच्छा, सिंगल ऑर्डर है, सिंगल क्वांटिटी है। 47.99 नेट अमाउंट, 7.95 पीएमपी अमाउंट। तो फर्स्ट पीएनपी और सेकंड पीएनपी क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि यूएस में यदि आप फर्स्ट परचेज ऑर्डर करते हो, इट मीन्स यहाँ पे रूल है कि मे बी फर्स्ट परचेजिंग का शिपिंग चार्जेस, फर्स्ट आइटम परचेजिंग का शिपिंग चार्जेस 2.99 एंड सेकंड का 1.99। ओके, सेकंड एंड रेस्ट जितना भी होगा वो 1.99 चार्जेस होगा।
तो नॉर्मली क्या होता है कि दोनों का सेम भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फंक्शनैलिटी है कि आप फर्स्ट क्वांटिटी एंड रेस्ट क्वांटिटी के लिए डिफरेंट पीएनपी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए बोथ पीएनपी हमें मेंटेन करना होता है। अच्छा, ये आपका सेल्स का हो गया। ठीक है। और वो नेक्स्ट आपको किसका, रिटर्न्स? हाँ, रिटर्न्स का बता दो। इसमें भी आपका 2 टेबल्स होता है, एक आपका मेन टेबल होता है और एक आपका ट्रांजैक्शन टेबल होता है, डिटेल टेबल। तो मेन टेबल में आपका ये रहता है कि किस इनवॉइस या सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में रिटर्न बन रहा है, किस कस्टमर के लिए हो रहा है। आरएमए रिक्वेस्ट मतलब आपका जो रिटर्न आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, कि रिपेयर रिसाइज के लिए है। एक्चुअली ये मॉडल रिपेयर रिसाइज के लिए भी कॉल होता है और रिटर्न्स के लिए भी कॉल होता है। ओके। और यदि इस रिटर्न रिक्वायर्ड है तो फंड रहता है, इसका शिपिंग एड्रेस क्या है और इसमें बस इनवॉइस कोड वगैरह यही रहता है। ये तो मेन होता है। मेन डिटेल जो रहता है वो डिटेल टेबल में रहता है, जिसमें आपका रेफरेंस आरएमए हेडर आईडी से होता है, ये वाला आरएमए आईडी। अंदर सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर लाइन आईडी होता है कि ये कौन सा आइटम है, इसका आइटम का जो मेन का आईडी है वो, क्वांटिटी कितनी रिक्वेस्टेड हुई है और अप्रूव्ड कितनी हुई है। जैसे सपोज रिटर्न के लिए 2 क्वांटिटी रिक्वेस्ट हुआ था कस्टमर का, बट अपन ने उसका एक क्वांटिटी को ही अप्रूव किया, मतलब एक क्वांटिटी कस्टमर के थ्रू डैमेज हो गया या रिटर्न टेबल नहीं है उस रीजन में, ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अप्रूव किसके थ्रू हुआ है और किस डेट को हुआ है, ये दोनों चीज मेंटेन होता है। आइटम का प्राइस क्या है, यदि कोई डिस्काउंट लगा है तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो मतलब क्वांटिटी जितनी रिटर्न हुई है वो सब अप्रूव्ड क्वांटिटी से पिक कर लें। राइट। इसके अलावा ये स्टेटस आईडी होता है आरएमए का, इसमें भी मल्टीपल स्टेटस होते हैं आपके। आरएमए का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका है रिटर्न मॉड्यूल एप्लीकेशन है। आरएमए में आपका पेंडिंग हो गया, रिफंडेड हो गया, रिटर्न कंप्लीट, ओपन एंड क्लोज, ये इसके आरएमए के स्टेटस है सर। तो जैसे कि आपका 84 चल रहा है मोस्टली का, अभी हम देखा है इसमें स्टेटस, तो इट मींस वो रिटर्न हमारे क्लोज हो गया। ये रिटर्न हमारे सारे क्लोज हो गए, ये रहा स्टेटस आईडी। देन इसके बाद आपका एक्शन आईडी होता है। एक्शन आईडी एक्चुअली में होता है कि आपका रिटर्न जो चल रहा है वो किस प्रोसेस में चल रहा है। एक क्वेश्चन है, हाँ रोहित। फ्लो क्या है इसका? पहले रिटर्न आता है, पेंडिंग, और क्या स्टेटस क्या है, फाइनल क्लोज होता है कि रिफंडेड, मतलब बेसिकली क्या फ्लो क्या है? एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आपका स्टेटस पेंडिंग ही रहता है, क्योंकि जैसे आपकी एंट्री होती है तो उसमें पेंडिंग ही होता है स्टेटस, तो पेंडिंग होता है। अब इसमें क्या है कि इस आरएमए की जो टेबल जो मैं रिटर्न लाइन बता रहा हूँ ना, इसमें तो आपका पेंडिंग, ओपन एंड, सॉरी, ओपन एंड क्लोज ही रहता है 81 और 84। अच्छा। पेंडिंग और रिफंडेड जो है ये आपका रहता है उसमें, जो अमाउंट रिफंड वाला जो टेबल होगा उसमें होगा कि इसका रिफंड अभी पेंडिंग है या रिफंड हो गया। और जो रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट है वो अभी ओपन है या क्लोज हो गया है, वो हमारा रहता है यहाँ पे आरएमए लाइन के अंदर। तो आरएमए लाइन में केवल हमारा 2 स्टेटस ही यूज होता है, 81 और 84। ओके, तो लॉजिक अगर समझा जाए इवन तो इसमें ओपन और क्लोज ही है, ठीक है। और जैसे इसमें ये यस यस
जैसे क्लोज हो गया तो जो आपका जो रिफंड वाला टेबल होता होगा उसमें फिर ये पेंडिंग या रिफंड स्टेटस आता है। एक्चुअली क्या, यदि रिटर्न मेरा अप्रूव हो गया कि हाँ मुझे इस आइटम का रिटर्न करना है, हम्म, एंड कस्टमर एंड यूजर के पास ये राइट्स होते हैं कि रिटर्न करने के बाद भी वो उसको रिफंड करना चाह रहा है या फिर एज ए उसको कहीं पे भेज रहा है, हम्म, जैसे कि उसका अमाउंट क्रेडिट में डालना चाह रहा है या उसके क्रेडिट कार्ड पे रिफंड करना है। हम्म, तो वो जो रिटर्न जो करता है उसके पास फीचर्स होते हैं इस टाइप का। तो यदि उसको सपोज के सेम क्रेडिट कार्ड पे रिफंड करना है तो वो मार्क करता है कि इस आइटम का जो प्राइस है वो उसके क्रेडिट कार्ड पे रिफंड हो जाता है। हम्म, और क्रेडिट कार्ड वही होगा जो कि जिस क्रेडिट कार्ड पे उसने ये आइटम परचेज किया था उसी क्रेडिट कार्ड पर रिफंड होता है। हम्म। तो तो अगर यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट हमारी क्लोज होती है, क्लोज होते ही वो अपनी रिफंड की रिक्वेस्ट को डाल देता है। अच्छा, ठीक है। जब तक कि आपकी रिक्वेस्ट ओपन है वो रिफंड नहीं कर सकता। हम्म, वो मैनुअल रिफंड होता है जो कि हम्म, विदाउट रिटर्न होता है। हम्म। तो अगर फ्लो देखा जाए तो पहले ओपन होता है, फिर ये रिटर्न देखता है, अप्रूव करता है, जिसने अप्रूव कर दिया तो वो रिटर्न क्लोज हो जाता है। रिटर्न हाँ, क्लोज होने के बाद फिर वो रिफंड के प्रोसेस में चला जाता है और रिफंड रिफंड में के लिए फिर मार्क कर देता है। रिफंड में बेसिकली पेंडिंग और फाइनल रिफंड होता है। ठीक है। हाँ, पेंडिंग या रिफंडेड होता है। लेकिन जैसे कि ओपन से क्लोज के बीच में मल्टीपल एक्शंस होते हैं, जैसे कि क्यूसी ओके है, क्यूसी रिजेक्टेड है, हम्म, इस टाइप से। तो ये एक्शन अपन मेंटेन करते हैं यहाँ पे एक्शन आईडी के अंदर। ओके। अब ये रिटर्न जो है वो जब मेरा रिटर्न हो गया तो मेरा वेयर हाउस में जाता है। तो वेयर हाउस में मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एक तरीके से, राइट। रिटर्न के जो अलग साइड होती है उसमें, हम्म, तो ये उसका वॉचर नंबर होता है जहाँ पे कि उसके लिए रिटर्न वॉचर बनता है। देन बाकी तो सेल्स ऑर्डर कोड और सेल्स चैनल आईडी वगैरह ये तो बाकी इसमें हम तो नल पड़ा इस हुआ है। टेबल में अमाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं हम। हाँ राइट, इसकी प्राइस क्या है वो यहाँ मेंटेन होती है। अच्छा, अमाउंट नहीं जब इसके अकॉर्डिंग इसके लिए हमें क्या रिफंड करना पड़ेगा, वो अमाउंट नहीं। तो टैक्स वैक्स भी तो रिफंड करना ही पड़ेगा। वो हमारी रिफंड टेबल अलग होती है, सेल्स रिफंड। अच्छा, ये मतलब ये एक जो तरह से प्राइस बस एक। होता है ये कॉन्स्टेंट है। ये आइटम की प्राइस है। अच्छा, तो मतलब अब जैसे इससे तो हम बस खाली क्वांटिटी ट्रैक कर सकते हैं ना इस टेबल से, तो हम कि कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है हमारी और क्या राइट, हुई है। तो वो अमाउंट के लिए अलग जाना, अलग टेबल है। अमाउंट के लिए अलग टेबल है, सेल्स अंडरस्कोर रिफंड डिटेल्स है। अच्छा, इसके अंदर आपका आता है ये रिफंडेड है या आपका पेंडिंग है यहाँ पर, और ये अमाउंट होता है। ये पुराना डेटा इसको ऑर्डर वाइज डिसेंडिंग कर देता हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन टाइप इसमें मेंटेन की हुई है। ये अमाउंट हो गया इसका, और ये इसका स्टेटस हो गया। ओके, ट्रांजेक्शन कोड की, इसका ट्रांजेक्शन कोड क्या है जो पेमेंट गेटवे पे हमने ट्रांजेक्शन रिफंड के टाइप, लिए भेजा है ना। हाँ सॉरी, ट्रांजेक्शन टाइप की। एक्चुअली ये टेबल जो है ये आरएमए से रिलेटेड नहीं है। इसमें मैनुअल रिफंड भी होता है आपका, विदाउट रिटर्न रिफंड। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे। अब क्योंकि अभी रिटर्न्स का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो रिटर्न का ट्रांजेक्शन दिखाएगा। अच्छा मतलब ये रिटर्न के ट्रांजेक्शन टाइप्स हैं। मतलब राइट, सब रिफंड हो रहा है इस टेबल में, जो भी पड़ा है वो सब रिफंड हो रहा है, बट हाँ ट्रांजेक्शन जैसे टाइप्स सपोज उसके अलग हैं। अलग अलग होते हैं। और ठीक। रिटर्न का यदि आप देखोगे तो इसमें आरएमए लाइन आईडी भी होती है एक जगह। रीजन आईडी हो गया। वो तो सबके लिए हर हर रिफंड डिटेल के लिए हर एक आराम में लाइन आईडी होगी। राइट, उसका रेफरेंस होता है इसमें। 1-to-1 मैपिंग है ना। हाँ, इसमें है इनवॉइस रिफंड आईडी।
ये हमारा सेल्स ऑर्डर होता है और ये ब्रेकअप होता है। एक्चुअली जब भी हम रिफंड करते हैं ना तो उसका ब्रेकअप जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग ही यहाँ रिफंड होता है। तो दिलीप जी, आई थिंक एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये था तो कि एक फाइनल रिफंड अमाउंट हाँ फाइनल वही रिफंड अमाउंट ये है। हाँ तो वही क्वेश्चन था कि क्या? रिफंड अमाउंट जो है ना वो इसी से कैलकुलेट होता है, इसी टेबल से, रिटर्न अमाउंट। हाँ, रिफंड अमाउंट किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में कितना रिफंड हुआ है वो हम सेल्स रिफंड से ही कैलकुलेट करते हैं। नहीं, रिटर्न अमाउंट, अगर रिटर्न अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो। रिटर्न अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपका जो ब्रेकअप आईडी होता है ना, हम्म, एक टेबल और होती है शायद, एक और। अभी तो आप बोल रहे थे कि मतलब यही फाइनल रिफंड है। नहीं, यही फाइनल रिफंड होता है। Yes. तो फिर रोहित के क्वेश्चन में तो मतलब यही था कि नहीं रिफंड कैसे कैलकुलेट नहीं, रिफंड अलग होता है, रिटर्न अलग होता है, तो वहाँ पे नहीं, थोड़ा सा। रिटर्न के अगेंस्ट में रोहित का क्वेश्चन है कि रिटर्न के अगेंस्ट में उसको रिफंड निकालना है। अच्छा। नहीं, मेरा क्वेश्चन दिलीप जी वो है कि रिटर्न के वो नहीं, मेरा सिंपल ये है कि रिटर्न अमाउंट, जैसे हमें हर काफी रिपोर्ट्स पे रिटर्न अमाउंट कैलकुलेट करने को आता है, तो हम्म। वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे रिटर्न अमाउंट? हाँ, रिटर्न अमाउंट जो कैलकुलेट होता है वो आरएमए लाइन से होता है। ये जो आपका अमाउंट होता है ना, इससे कि इतने अमाउंट का रिटर्न आया है और इस रिटर्न के अगेंस्ट में कितने अमाउंट का रिफंड हुआ है वो सेल्स रिफंड से कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर हो गया फिर मेरे को। आई थिंक रिटर्न अमाउंट हमारा आरएमए लाइन से निकालेंगे, अगर रिफंड अमाउंट निकालना है देन वील गो टू सेल्स अंडरस्कोर रिफंड। रिफंड हमें टेबल, तो राइट। हमें तो रिटर्न अमाउंट ही निकालना है, हाँ रिटर्न हाँ अमाउंट और रिटर्न क्वांटिटी हाँ, दोनों इसी से निकल जाएंगे फिर तो। दोनों आरएमए लाइन से निकलेगा आपका रिटर्न अमाउंट एंड रिटर्न क्वांटिटी। क्वांटिटी कहाँ पे? इसमें तो अप्रूव इसमें रिटर्न क्वांटिटी ये हो गई, अप्रूव्ड क्वांटिटी जो है ये रिटर्न क्वांटिटी है। अच्छा, अच्छा, ये जो प्राइस है ये पर्टिकुलर वन क्वांटिटी का है या फिर ये जैसे अगर सिंगल इसमें सिंगल। अप्रूव क्वांटिटी, अगर इसमें अप्रूव क्वांटिटी 5 हुई तो यहाँ पे प्राइस तो सिंगल का नहीं, होगा। प्राइस सिंगल का ही होता है। तो फिर अच्छा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अप्रूव क्वांटिटी से। अप्रूव क्वांटिटी, तो यूनिट प्राइस है basically। ये हाँ। राइट यूनिट प्राइस है ये। और दूसरी चीज ये है कि हमें स्टेटस वो देखना पड़ेगा कि स्टेटस क्लोज होगा, इन दैट केस ओनली अपना राइट, यदि रिटर्न। आपका स्टेटस क्लोज है, क्लोज स्टेटस को ही आप रिटर्न मार्क करोगे, क्योंकि रिक्वेस्ट तो बहुत होता है, प्रोसेस अंडर प्रोसेस होती है, लेकिन अभी तक वो रिटर्न नहीं हुआ है, तो फाइनली रिटर्न वही होगा जिसका स्टेटस क्लोज होगा। नहीं, लेकिन अगर हम अप्रूव क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे तो वो तो अपने आप ही वही देगा ना, वरना तो जीरो रहेगी अप्रूव क्वांटिटी स्टेटस के अगेंस्ट में। राइट। इनकी जो अप्रूव क्वांटिटी है वो वही है ना जिनका स्टेटस क्लोज हो चुका है, तभी हाँ, वो क्लोज फॉर्म होने होती के है। बाद हाँ, आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। यदि आपको स्टेटस लेवल पे वेरीफाई करके करना है तो स्टेटस लेवल प्लस अप्रूव क्वांटिटी बोथ को कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, और इसमें वो सेल्स ऑर्डर में सेल्स ऑर्डर आईडी आपका, सेल्स ऑर्डर आईडी रहेगा आपका इसके, और सेल्स ऑर्डर के सेल्स पीछे ऑर्डर जो। लाइन आईडी, रिटर्न में सेल्स ऑर्डर लाइन आईडी रहेगा, क्योंकि आइटम के बेस पे हम रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। वैसे प्रेजेंट तो दोनों ही है, और यहाँ पे तो ऑर्डर आईडी भी दिख रही है, लाइन हाँ, आईडी भी दिख रही अवेलेबल तो दोनों ही है आपका, सेल्स ऑर्डर भी होता है, सेल्स ऑर्डर लाइन आईडी, बहुत को मेंटेन करके चलते हैं हम लोग। है। क्योंकि अगर आपको ऑर्डर डेट निकालनी होगी तो यार मतलब वैसे फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऑर्डर डेट डायरेक्टली निकालनी है तो हम सेल्स ऑर्डर से निकाल के देख सकते हैं कि इतने पुराने ऑर्डर का हमारे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। अगर वो, और ये चीज, ये तो चलो उसका पर्टिकुलर यूनिट प्राइस हुआ, अगर हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि हमने उसका वो रिफंड किया कि नहीं, शिपिंग चार्जेस रिफंड किए हैं, तो वो कहाँ पे मेंटेन होंगे? राइट, उस केस में जो ये प्रोडक्ट आईडी है ना ये जीरो होती है। यदि अच्छा। आपको किसी ऑर्डर का शिपिंग चार्जेस निकालना है तो एक का भी नल पड़ा है क्या?
और उसकी रिटर्न तो पर्टिकुलर आएगा। सेल ऑर्डर आईडी और सेल लाइन आईडी से पता कर लेंगे कि कौन सी चीज का शिपिंग हुआ। रिटर्न नहीं आता उसका, डायरेक्ट रिफंड होगा उसका, तो डायरेक्ट रिफंड होगा ना सेल्स रिफंड में। यहाँ पे नहीं होगा, आरएमए लाइन में नहीं होगा उसका, क्योंकि वो आइटम कोई है जो रिटर्न होगा, वो इसके अंदर होगा आपका, सेल्स रिफंड में निकलेगा आपका शिपिंग चार्जेस, ठीक है आपका आरएमए लाइन में नहीं मिलेगा वो। ठीक है ठीक है। आरएमए लाइन में केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलेगा। इसमें एक कॉलम होता है इसके लिए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है वो। दिस वन रिफंड पीएनपी अमाउंट, यदि इस लाइन आइटम के अगेंस्ट में कुछ पीएनपी रिफंड हुआ है ना, तो वो इसके अंदर मेंटेन होता है। अच्छा अच्छा और इच पीएनपी रिफंड 1 हो जाता है, और ये पीएनपी रिफंड अमाउंट आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो उस लाइन आइटम के अगेंस्ट में ही मेंटेन करते हैं, सेपरेट नहीं मेंटेन करते। लेकिन ये जो पीएनपी रिफंड है ना, ये रिसेंटली लॉन्च हो, मतलब लाइव हुआ है ये, तो यदि आपको प्रीवियस ऑर्डर्स के लिए, तो आपको सेल्स रिफंड में ही जाना पड़ेगा। अच्छा वो ये अभी बताओ कि जैसे हमारा हम कुछ ऑर्डर रिटर्न हुआ है बट हमने उसकी शिपिंग रिफंड नहीं की, तो वो एक तरह से ये हो गया कि हमारा शिपिंग का रेवेन्यू हो गया। राइट, शिपिंग रेवेन्यू हो गया। तो वो कैसे होगा, कैलकुलेट होगा? वो तो आपको टेबल से ही निकालना पड़ेगा कि इस ऑर्डर की पीएनपी रिफंड हुआ या नहीं हुआ, वो सेल्स रिफंड डिटेल से निकलेगा। अगर नहीं हुआ तो मतलब पहले ऑर्डर पिक करना पड़ेगा, फिर उस ऑर्डर पे आरएमए लाइन में कि ये इसका रिफंड नहीं हुआ, तो वो चीज हमारी आरएमएल लाइन रेवेन्यू से हो देख गई। सकते हो या डायरेक्ट सेल्स रिफंड डिटेल से देख सकते हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यही हुआ ना एक तरह से इसका मतलब हैंडलिंग, शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस का मतलब रिवेन्यू तो यही हुआ हमारा एक तरह से हाँ, कि जो शिपिंग जिसका हैंडलिंग चार्जेस तो रेवेन्यू हो गया अपना, कि जो मतलब आइटम तो रिटर्न हो गया, बट शिपिंग रिफंड नहीं हुआ, तो एक हाँ तरीके से वो तो कंपनी के पास ही है। बट वो कंपनी के पास है, बट हमने जो अगर थर्ड पार्टी, क्योंकि डिलीवरी हम तो करते नहीं होंगे, थर्ड पार्टी की होगी तो उसको भी तो पे करते होंगे, तो वो ऐसा कुछ उसमें से वो चीज माइनस करके। मेंटेन नहीं, वो चीज मेंटेन नहीं होती कि थर्ड पार्टी जैसे यूपीएस है या डीएचएल हमने सर्विस लिया हुआ है जो कि शिपिंग एंड हैंडलिंग का काम करती है, उसको कंपनी कितना पे कर रही है वो सिस्टम में मेंटेन नहीं होता। सिस्टम में केवल मेंटेन है कि कस्टमर ने कितना पे किया। ठीक। तो रेवेन्यू निकालने के लिए तो मे बी हमें उसका माइनस करके निकलेगा रेवेन्यू, प्रॉफिट तो वैसे ही हाँ निकलेगा। रेवेन्यू तो आ जाएगा तो बट नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। हाँ, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। ये और दिलीप कुछ करी इसमें, हाँ मतलब बेसिकली रिटर्न रीजन वीजन का भी कुछ टेबल्स है ना, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। रिटर्न रीजंस का? हाँ और वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि सेल्स ऑर्डर टेबल्स में से जितनी एंट्री है दैट इज नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब क्लियर नहीं हुआ मुझे आपका पॉइंट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे, अगर इस पर मंथ के पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं तो जितनी भी वो सेल्स सेल्स ऑर्डर ऑर्डर, में हाँ, एंट्री होगी एंट्री है। वो। राइट राइट। ठीक है
और ये बाकी जो कस्टमर से रिलेटेड है, ये यूनिक कस्टमर्स वगैरह, ये इसका अलग हाँ डेटा है। वो अलग डेटा है। और ठीक है, और ये सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, राइट। और इन्वेंट्री का अलग है। तो इसमें इन्वेंट्री का यूनिक अलग है। कस्टमर तो सेल्स ऑर्डर से ही रिलेटेड होते हैं दिलीप जी? जो अपन ने यूनिक कस्टमर में लॉजिक लगाया उसमें तो वो कस्टमर जिसने इस पीरियड में सेल्स ऑर्डर किया है उनका यूनिक आईडी निकाल लेते हैं, वो यूनिक कस्टमर कहलाते हैं। मतलब डीम कस्टमर मास्टर से इनकी मैपिंग होती है, सेल्स ऑर्डर जो कस्टमर आईडी अपने पास है। तो यूनिक कस्टमर का ही मतलब वो है, बस एक टेबल है जो रोहन देखी है ना तुमने, कस्टमर्स अंडरस्कोर कस्टमर करके, ams.customer_customers, तो वो आईडी है। और सेल्स ऑर्डर आईडी में अपने पास कस्टमर आईडी आ ही जाता है, तो अपन यूनिक कस्टमर उससे ही काउंट करते हैं कि हमारे पास जितने भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर जिस कस्टमर ने किए हैं तो वो कितने कस्टमर हैं, तो वो यूनिक कस्टमर काउंट उससे निकलता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम उसमें जाते हैं, केवल रजिस्ट्रेशन के लिए सेल से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन देखना है तब हम केवल डीम कस्टमर मास्टर से रजिस्ट्रेशन डेट के थ्रू जा सकते हैं। ओके। देखो, यदि आपको किसी पर्टिकुलर रिटर्न का कितना अमाउंट रिफंड हुआ है, केवल रिटर्न का ही देखना है। मतलब उस ऑर्डर का यदि मैनुअल रिफंड हुआ है उसको मुझे नहीं देखना, रिटर्न के अगेंस्ट में कितना रिफंड हुआ है, तो उसके लिए इनवॉइस रिफंड टेबल होती है। ठीक है, ठीक है। राइट, ये सेपरेट टेबल है। एक्चुअली जो इनवॉइस रिफंड में एंट्री है उसकी सेल्स रिफंड में तो होगा ही होगा, क्योंकि सेल्स रिफंड तो होल सिस्टम का रिफंड मेंटेन करता है। बट रिटर्न के अगेंस्ट में यदि मुझे लेना है तो इनवॉइस रिफंड का ही डेटा होगा। इसके अंदर आरएमए आईडी होती है मेरे पास कि किस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में रिफंड हुआ है। ठीक है। आरएमए हेडर जो होता है ना, इसकी आईडी होती है इसके अंदर कि किस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में ये रिफंड हुआ है। इसमें रिक्वेस्टेड अमाउंट कितना है मेरे पास, सपोज मेरा $100 का एक क्वांटिटी है, तो $100 का रिटर्न है, लेकिन यूजर उस अमाउंट को कम भी कर सकता है। तो वो जो अप्रूव्ड अमाउंट होगा ये एक्चुअल अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट इस रिटर्न के अगेंस्ट में रिफंड हुआ है। ठीक है। इसमें शिपिंग इन्वॉल्व होता है? इसमें शिपिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ मैं। मतलब शिपिंग और टैक्सेस जो भी होते हैं? टैक्सेस इंक्लूड होता है। लेकिन टैक्सेस को हम अलग से मेंटेन नहीं करते, इंक्लूड रखता है। लेकिन ऐसा अलग से अभी वो नहीं है कि आप ये कर सको कि भाई टैक्स का अमाउंट इतना होगा, वो आइटम के साथ इंक्लूड रहता है। ठीक है, फिर आज तो ये जो प्रोडक्ट आईडी 0 है ना, ये शिपिंग चार्जेस का रिफंड है इनवॉइस रिफंड के अंदर। प्रोडक्ट आईडी जिसकी 0 आएगी इट मींस कोई ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये शिपिंग चार्जेस हो गया। और किस आरएमए रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में हुआ है वो आईडी यहाँ होती है इसके। दिलीप जी, वो रीजन वाला काम है, रीजन? हाँ, रीजन वाले की टेबल एक सेपरेट टेबल होती है उसकी। एमएसटी रीजन है ना शायद उसकी, तो ये वो मास्टर टेबल है। आरएमए लाइन रीजन अलग होती है क्योंकि डिफरेंट रीजन्स आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आरएमए रीजन आईडी ये मास्टर रीजन वाली टेबल से होता है, और रीजन का टाइप एंड ये आपका आरएमए लाइन आईडी। इसमें एक टेबल होती है आपकी, वो ओपन कर देता हूँ, मास्टर टेबल जो होती है इसकी आपकी। ये होती है आरएमए रीजन्स। ये रीजन्स होते हैं हमारे पास। आइटम लुक्स डिफरेंट, डैमेज इन पोस्ट, रॉन्ग आइटम सेंड, डैमेज विद वियर, ये सब हमारे पास रीजन्स हैं, राइट।
और ये रीजन हम मेंटेन करते हैं RML लाइन रीजन टेबल के अंदर, जिसके अंदर RML लाइन रीजन होती है और ये रीजन आईडी होती है, टाइप और होता है। मार्क टाइप ये मैं बता दूंगा। टेबल रीजन टाइप एक टेबल होती है, या तो मास्टर होती है, कौन सी होती है, नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका। ये रीजन टाइप करके टेबल होता है जिसमें 1 2 3 मेंटेन होता है उसका, कि ये रीजन जो है वो किससे रिलेटेड है, मतलब किस पे आया है, QC ओके पे आया है या किस रीजन से रिलेटेड है। हेलो ओके। जी। तो ये होती है आपकी रीजन की टेबल। तो ओके। ठीक है, आई थिंक टू स्टार्ट विद लास्ट आई थिंक 1 घंटा तो हो गया। और एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आई थिंक अंकित, रोहन, कुणाल, जियो, अजय। नहीं ऐसा तो नहीं, अभी तो नहीं, वो तो बीच में क्लैरिफाई कर लिए थे। रोहन आप तो गुड़गांव में ना, यही हो? हाँ, गुड़गांव में। गुड़गांव पहले भी अपने काम किया है ना उसके तो। अच्छा, चंद्रा जी के साथ थे आपसे। हाँ अरे मेरे कौन सा, वो आपने 3 टेबलें लाई थी ना। रेकॉन की। हाँ देखो। हाँ याद आ गया मुझको। JVC से टेबल कोई भी चाहिए थी। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बाद में भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दिलीप जी। दिलीप जी, हाँ AMS US और UK के बीच में कुछ मैपिंग का है क्या अपने पास डॉक्यूमेंट? नो नहीं मिल पाएगा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि AMS UK 1.0 के स्ट्रक्चर पे चल रहा है और AMS US जो है वो AMS 2.0 के स्ट्रक्चर पे चल रहा है। मैं अगर मतलब मैपिंग करना चाहूँ तो पॉसिबल है, हो जाएगी ना? मैपिंग मतलब मैपिंग आपका जैसे अपने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर लॉजिकल वे, लाइन, राइट, जैसे मेरे थोड़ा पास लाइन ये, लाइन वहाँ पे भी वहाँ, होगा। हाँ मतलब वहाँ पे भी वैसा मिल जाएगा ना, जैसे मैं RMA लाइन देखूँ, लाइन रीजन एंड जैसे MST RMA नहीं, रीजन है तो वहाँ पे भी। RMA नहीं होगा वहाँ पे। यूके में आई थिंक RMA मॉड्यूल नहीं है वहाँ पे। बहुत फिर वहाँ सिंपल मॉड्यूल है रिटर्न का। US का थोड़ा कॉम्प्लिकेट मॉड्यूल है रिटर्न का, जबकि यूके में बहुत इजी मॉड्यूल है। वहाँ पे एक ही टेबल होती है, रिटर्न और रिफंड बस। और कॉलम के कुछ सेम सेम मिल जाएंगे या वो भी डिफरेंट रहेंगे अपने पास? तो जैसे अपने पास RMA, सेम आपको 60-70% मिल जाएगा सेम। पर आप कह रहे हो ना जैसे मॉड्यूल के वही डिजाइन ही अलग है। हाँ, डिजाइन अलग है। जैसे कि RMA की बात करो तो डिजाइन डिफरेंट है, बट जैसे कस्टमर की बात करो तो सेम है। मोस्टली कस्टमर का क्या है, नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब चीज तो कॉमन ही है, एड्रेस वगैरह। नहीं मतलब और जैसे कस्टमर कि के तो, यूके में एड्रेस पैप वेरीफाइड चलता है, यूके में नहीं है ऐसा कुछ। सॉरी, कस्टमर, यूके में पैप वेरीफाइड चलता है, US में नहीं है। नहीं पर मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कस्टमर के तो छोटे डिटेल्स हैं, अभी जैसे मेरे को सेल्स और रिफंड और ये मेजर है अपने पास इन्वेंट्री के, तो ये कितने मैच हो जाएंगे वहाँ पे? सेल्स का हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि वही होता है उनके में, आइटम प्राइस और क्वांटिटी, डिस्काउंट, वैट, नेट अमाउंट। शिपिंग चार्जेस का फंडा डिफरेंट है वहाँ पे पूरे ऑर्डर पे शिपिंग चार्जेस लगती है, यहाँ पे क्वांटिटी बेस पे शिपिंग चार्जेस लगती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इस पे फिर डिस्कशन करूंगा आपसे एक बार और सेपरेट, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही मैपिंग देखना है। ओके, कर लेना आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है। ओके, ओके, आई थिंक दिलीप जी, आई थिंक अंकित और रोहन, आई थिंक यू रिक्वायर वन मोर राइट सेशन कि आई थिंक स्टार्ट के लिए तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ।
स्टार्ट के लिए तो बहुत सही है, बट बस एक बार इन्वेंट्री के कॉलम से सेशन हो जाए छोटा सा, और अरे थोड़ा सा बस तो एक बहुत आसान कस्टमर है। इन्वेंट्री में 2 टेबल हैं, एक इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। और लिंक करने के लिए आई थिंक वो प्रोडक्ट आईडी है, एसक्यू से लिंक कर सकते हो उसको, ठीक है। आई ठीक है। थिंक वैसे एक बार हमने देखा नहीं अभी। आप चेक कर लो, एज ही कस्टमर है और कस्टमर डिटेल्स है, कस्टमर और कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स है ना दिलीप जी। ठीक है, मैं देख लूंगा, उसके हाँ बाद मैं बताता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बोल दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट विद आई थिंक। और दिलीप जी एक ये था कि क्या माइग्रेशन जब आपने किया था कुछ मैपिंग करी थी एएमएस 1.0 2.0 की? एएमएस 1.0 2.0 तो कुछ किया मैपिंग तो था। किया था कुछ, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट होगा शायद आपके पास? बहुत पुरानी बात हो गई है। पुरानी बात तो हो गया। मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, आप देख लेना एक एक्चुअली बार। हमने आई थिंक उसको हमने एसवीएन में मेंटेन किया था। हम्म, अ, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। ठीक है, आप अभी चेक। क्या बैकअप भी नहीं आया मेरे पास मिल जाएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा एसवीएन का बात, यदि एसवीएन में, लेकिन मुझे याद है हमने एसवीएन में किया था उसको। वही मैं करूँगा। आई थिंक आपने माइग्रेशन बनाया होगा, माइग्रेशन स्क्रिप्ट लगाई होगी, तो 1.0 से 2.0 मूव करने का आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया होगा। तो बेसिकली ये है लेकिन कि वो एएमएस यूएस 1.0 और एएमएस 2 के बीच की मैपिंग है वो। अच्छा, हाँ वो और लेकिन एएमएस 1.0 यूएस और एएमएस 1.0 यूके भी बहुत अलग अलग है, ये आप कहना चाह रहे हो? नहीं, वो कॉमन है, उसमें 70-80% आपको मिल जाएगा कॉमन, क्योंकि कुछ एडवांस फीचर यदि यूके में है या यूएस में है तो उसके लिए कोई कॉलम एक्स्ट्रा होगा तो बात अलग है। अदरवाइज दोनों सिस्टम एक ही थे, मतलब डेटाबेस सिमिलर था दोनों का काफी, हम्म, केवल रिटर्न मॉड्यूल को छोड़ के। ओके, जो लिटिल मॉडल, ठीक है। रिटर्न मॉडल यूएस का डिफरेंट है पूरा। ठीक है दिलीप जी, आई थिंक कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए तो आप शेयर कर देना इफ पॉसिबल। हाँ, श्योर श्योर। ठीक है दिलीप जी, थैंक यू। आई ओके थिंक ओके, थैंक यू। कुछ और हेल्प की जरूरत होगी लेट मी थैंक यू दिलीप जी। हाँ श्योर। नो। ओके, थैंक्स थैंक्स अ ओके, थैंक यू लॉट। थैंक यू दिलीप। थैंक्स दिलीप जी, बाय बाय। थैंक यू, बाय।